नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 60 जिसकी दिनांक है 1 दिसंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के चैप्टर नंबर 1 विकास पर आधारित है। आज हम लघु और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। कुल 10 प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तर वाले हैं तथा एक स्रोत आधारित प्रश्न है जो कि 4 अंक का है। ये इसी प्रकार के प्रश्न आपकी जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की उनमें आएंगे। तो ये आपकी आने वाली सीबीएसई परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आपको काफ़ी अच्छे से इनकी पुनरावृत्ति करनी है। तो चलिए इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। कुल 10 प्रश्न है। देखिए, ये हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है। इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं क्योंकि लोगों की जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। दूसरा है, लोगों की आकांक्षाएं भिन्न होती हैं। उदाहरणतः भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक की आकांक्षाएं हैं कि उसे काम करने के लिए अधिक दिन प्राप्त हो, उसे अच्छी मजदूरी मिले। इसके विपरीत शहरी युवाओं की आकांक्षाएं हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले, सरकार उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विश्व बैंक औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के मापदंड से विकास मापता है, जबकि यूएनडीपी का मापदंड लोगों का शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय होती है। दोनों के अंदर काफ़ी अंतर है। जो विश्व बैंक है वो औसत आय यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको उसके आधार पर जो विकास है उसकी गणना करता है, जबकि जो यूएनडीपी है वो जो औसत आय है उसके साथ का और जो पैमाने हैं जैसे शैक्षिक स्तर, वहाँ के जो लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, उनके आधार पर वो विकास की गणना करता है। तो इस प्रकार इन दोनों के जो मापदंड है वो काफ़ी भिन्न है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता इसलिए आवश्यक है। पहला इसका बिंदु है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, नॉलेज बढ़ती है, स्किल आती है। दूसरा हमारा है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तीसरा है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। जब एजुकेटेड होंगे लोग तो उनको नई नई तकनीकों का उपयोग करना आएगा और उनका जो लेवल है, स्किल लेवल है, जो टेक्नोलॉजी में के विकास में जो लेवल है उनका जो स्किल है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हमारा चौथा है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। एजुकेशन से लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, किसके प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति भी। पाँचवा है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। साक्षरता से नए नए उद्योगों का विकास होता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है, क्या यह सत्य है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह कथन सत्य है क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला है, जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारी जेब में रुपया रखा हुआ तो हम इससे केवल जो भौतिक वस्तु है वही खरीद सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उससे नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार दूसरा है, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं कर सकते। हमारे जेब में कितना ही पैसा हो, अब दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं तो यहाँ कितना पोल्यूशन है, तो उसको क्या हम हटा सकते हैं पैसों की सहायता से? नहीं। तो हम जो है केवल मुक्त प्रदूषण मुक्त वातावरण उसको हम
पैसे की ताकत से नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार संक्रामक बीमारी से नहीं बचा जा सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता। इसी प्रकार देखो कितनी पैंडेमिक फैली हुई है, महामारी फैली हुई है जो कोरोना है, क्या हम पैसों से इसको रोक पा रहे हैं? ये केवल ये जब तक समाज, जो हमारी जो कम्युनिटी है वो कदम नहीं उठाती तब तक हम जो भी संक्रामक रोग हों उसको हम रोक नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा जो चौथा है, अभौतिक वस्तुएं जैसे आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वच्छता आदि भी हम नहीं पा सकते। पांचवा है, जीवन की खुशियाँ मुद्रा नहीं खरीद सकती। हमें जो खुशी मिलती है वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसों से केवल हम भौतिक वस्तुएं ही खरीद सकते हैं। जो हमें आंतरिक खुशी है वो हमें अपने अंतर्मन से ही प्राप्त होगी। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती, इसके 3 कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती, इसके कारण निम्नलिखित है। पहला है, क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। सरकार और समाजों के द्वारा जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं कराई गई। जैसे आप देखते हैं कि गांवों के अंदर जो स्कूल है आज भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो बालिकाएं हैं वो आगे की जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाती। और हमारा दूसरा है, समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, यानी जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है समाज में, यानी लड़का या लड़की होने के आधार पर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, लड़कों की लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। हम जानते हैं कि भाई जेंडर बायसनेस है हमारे समाज के अंदर, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इसके अंदर लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है बनिस्बत लड़कियों के। तो ये हमारे इसके 3 कारण हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, सार्वजनिक सुविधाएं उन सुविधाओं का उल्लेख करती है जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला खरीद नहीं सकता या व्यवस्था नहीं कर सकता। लोगों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सरकार सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने से लोगों के स्तर में वृद्धि होती है। ये तो होगी आवश्यकता है कि क्यों सार्वजनिक सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। अब हम इनके जो 4 सुविधाएं हैं सार्वजनिक, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा प्रदूषण मुक्त वातावरण, दूसरा है संक्रामक बीमारी से बचाव, तीसरा अच्छी आधारभूत संरचनाएं, चौथा अच्छी कानूनी व्यवस्थाएं, पांचवा स्वच्छ जल और साफ सफाई की व्यवस्था, छठा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था। ये हमारे 6 हमने बिंदु लिख दिए, आप कोई भी 4 इसके अंदर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो 7वां प्रश्न है वो देख लेते हैं, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के 3 उपाय बताइए। तो उसकी डेफिनेशन बतानी है हमें। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है। इसका जो दूसरे प्रश्न, इस प्रश्न का जो पार्ट नंबर 2 है, पर्यावरण क्षरण को रोकने के 3 उपाय बताने। तो पहला उपाय हमारा है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए हमें। दूसरा, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, उस प्रकार से हमें जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या हमारे जो और भी वैकल्पिक साधन हैं उनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वो ज़्यादातर जो हमारे जो वाहन है उनसे निकलने वाले धुएं से होता है। तो उसको कम करने के लिए हमें जो पूलिंग प्रणाली है, जो सार्वजनिक जो प्रणाली है, जैसे जो हमारी बसें हैं, सार्वजनिक बसें हैं, मेट्रो है, उनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, और जो हमारे जो निजी वाहन हैं उनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने पर्यावरण के क्षरण को रोकने से बचा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। उत्तर है, यह कथन सही है कि पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते।
अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसको सीमाओं पर रोक लिया जाएगा। अगर प्रदूषण हमारे चाहे पड़ोसी देशों में अगर हम राष्ट्र के स्तर पर बात करें, अगर हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ प्रदूषण होगा तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? क्या हम सीमाओं पर रोक सकते हैं? नहीं। तो प्रदूषण का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा। इसी प्रकार उदाहरण के लिए जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि में पराली या कृषि के अवशेष जलाए जाते हैं तो उसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर भी होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण का प्रभाव आसपास के राज्य में पड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप देखो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसके अंदर पराली की वजह से, जो पराली का धुआं है उसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है। या हम जब दिवाली पे जब पटाखे जलाते हैं उसकी वजह से भी दिल्ली के अंदर काफ़ी पोल्यूशन हो गया था। तो अगर हम दिल्ली वाले अगर पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उसका प्रभाव अन्य राज्यों के ऊपर भी पड़ेगा, जो हमारे आसपास के, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो यह जो दिल्ली एनसीआर का इलाका उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार अगर ओजोन जो हमारी जो लेयर है उसके अंदर छिद्र होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। हम प्रश्न नंबर 2 देख रहे थे। पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। उत्तर है, यह कथन सत्य है और ठीक है। एक व्यक्ति जो लालची है, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। वह दूसरों के हितों के बारे में या भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। ना ही उसे यह चिंता है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों की समाप्ति के पश्चात क्या होगा। पृथ्वी पर अगर उचित तथा सबके हित को ध्यान में रखकर संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो कोई कमी नहीं है, परंतु स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो कमी है। गैर नवीकरणीय संसाधनों का पृथ्वी पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरणतः भारत के पास तेल के पर्याप्त भंडार न होने के कारण यह तेल के आयात पर निर्भर है, जिस पर काफ़ी विदेशी मुद्रा वहन करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में हमें संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ताकि सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ में भावी पीढ़ी के विकास का स्तर बना रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच का अंतर का उल्लेख कीजिए। हमें विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर है, पहला हम विकसित देश के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका, तकनीक विकसित उद्योग। अगर हम विकासशील देश के संदर्भ में बात करें तो औद्योगिक रूप से वो पिछड़े में। दूसरा बिंदु है उच्च स्तरीय रहन सहन। जो विकसित देश है वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो काफ़ी उच्च स्तरीय होता है, और जो विकासशील देश है वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सामान्य होता है। उसी प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो जो विकसित देश है उनकी आय, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, और जो विकासशील देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो वो काफ़ी उच्च होती है विकसित देशों में, जबकि विकासशील देशों में साक्षरता दर निम्न होती है। अगर हम स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो जो विकसित देश हैं उसमें लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होती है। वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनके जो बेहतर वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका अभाव होता है और यहाँ पर अधिक मृत्यु दर होती है। इसका अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, छठा, जो है उच्च मानव विकास सूचकांक। यानी जो विकसित देश हैं उनका जो मानव विकास सूचकांक है वो काफ़ी उच्च होता है, और जो विकासशील देश हैं उनका निम्न मानव विकास जो सूचकांक है वो काफ़ी निम्न होता है। और जो सातवां हमारा जो पॉइंट है, जो सकल घरेलू उत्पाद है विकसित देशों का, वो जो जीडीपी है वो काफ़ी उच्च होती है, और जो विकासशील देश है उनकी जीडीपी काफ़ी निम्न होती है। ये हमारे अंतर हैं। हम इसके अंदर उदाहरण भी दे सकते हैं। जो विकसित देश है वो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, हमारा फ्रांस हो गया, और जो विकासशील देश है उसमें हम भारत का उदाहरण दे सकते हैं। तो आज की वर्कशीट के जो ये लघु और दीर्घ उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्रोत आधारित प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंक है।
जिसके हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह उतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक, जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं, उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किए गए। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो इसके हम जो 4 प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे 4 प्रश्न हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। स्रोत आधारित जो प्रश्न है उसका जो पहला पार्ट है ए, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। तो इसका उत्तर है विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं बी, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वो हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इसका तीसरा पार्ट हम सी पार्ट देख लेते हैं। विकास के मापन के लिए संकेतों की एक सूची बनाइए। तो उत्तर है विकास के मापन के जो संकेतक हैं, पहला आय है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा हमारा स्वास्थ्य है। जो उसका प्रश्न डी है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो आपको अपने शब्दों में इसका जो विवरण है संक्षिप्त रूप में वो लिखना है। तो इसका जैसे मैंने लिखा है आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही है। थैंक यू।